हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का डियर जियोग्राफी का आपका फर्स्ट बुक, जिसका क्या नाम है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत का डियर। आज हम चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा आज हम वृद्धि का डियर वो सारी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए डियर, जिसमें हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा डियर। तो आप विश्वास रखिए डियर इस चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू यानी कि इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर, उन सभी को हम लेकर आए डियर। आप विश्वास रखिए डियर कि इस चैप्टर से मैं आपको जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा डियर, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा डियर। और सभी प्रश्न को डियर मैं आपको सबसे आसान भाषा में कवर कराऊंगा डियर, ताकि सभी प्रश्न आपको इसी सेशन में ही याद हो जाएगा डियर। अगर आप एक्सप्लेनेशन का इसका वीडियो नहीं देखे हो डियर, तो इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, तो आप वहां से क्लिक करके डियर ज्योग्राफी का आपका एक्सप्लेनेशन को वीडियो को देख लीजिएगा डियर। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ डियर कि इस चैनल पर डियर आपको आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा डियर, जिसमें आपको डियर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और जियोग्राफी और होम साइंस के डियर संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा डियर। तो आप चैनल को डियर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगे तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व से है ना आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है डियर। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व से हम यह समझते हैं, यानी कि डियर जनसंख्या घनत्व से क्या हम यह समझते हैं कि किसी प्रदेश या क्षेत्र के कुल यानी कि डियर उनके है ना कुल क्षेत्रफल के उनके हर एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कितना जनसंख्या निवास कर रहे हैं व्यक्तियों की संख्या को बताता है, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आया होगा डियर, तो चलिए मैं आपको फिर से बताता हूं। तो सिंपल से आप याद रखिएगा डियर कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब यह होता है डियर कि किसी भी क्षेत्र यानी डियर किसी भी क्षेत्र या प्रदेश यानी कि डियर मान लीजिए किसी एक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए डियर बिहार एक क्षेत्र या प्रदेश यानी कि राज्य है। तो बिहार के है ना कुल क्षेत्रफल यानी कि बिहार के कुल क्षेत्रफल है ना उनके बिहार के कुल क्षेत्रफल पर डियर यानी कि बिहार के कुल क्षेत्रफल के उनके बिहार के हर एक वर्ग किलोमीटर पर कितना यानी कि हर एक वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या है ना निवास कर रहा है डियर, उनकी संख्या को बताता है, उससे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं डियर। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा डियर, तो चलिए मैं आपको एक सबसे आसान भाषा में बताता हूँ डियर कि जनसंख्या घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व हमें यह बताता है डियर कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के डियर उनके कुल क्षेत्रफल यानी कि डियर उनके टोटल एरिया के है ना उनके हर एक यानी डियर उनके हर एक यानी कि उनके प्रति एक वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या निवास कर रहा है, उनकी संख्या को बताता है डियर, उसे हम लोग ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो चलिए डियर इसका हम सूत्र देख लेते हैं डियर कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है। इसका सूत्र यह है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश की कुल क्षेत्रफल यानी कि डियर मान लीजिए डियर किसी भी क्षेत्र का यानी डियर मान लीजिए बिहार का ये कितना 1000 क्षेत्रफल है, कितना 1000 यानी कि बिहार का बिहार का क्या कुल जनसंख्या 1000 है डियर, और इनकी कुल क्षेत्रफल कितना है डियर मान लीजिए 100 यानी कि डियर बिहार का कुल क्षेत्रफल मान लीजिए 100 डियर। तो आपको 100 से आपको 1000 में भाग दीजिएगा डियर, तो ये आपको 10 मरतबे में कट जाएगा, कितनी 10 मरतबे कट जाएगा डियर। तो आपका आंसर क्या निकाला डियर यानी कि बिहार के प्रति एक वर्ग किलोमीटर पर डियर 10 व्यक्ति निवास कर रहा है डियर। तो इन्हीं को हम लोग क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो चलिए मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ डियर कि शोधित मृत्यु दर को
परिभाषित कीजिए। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर कि अशोधित मृत्यु दर है ना, एक क्या होता है डियर, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है डियर। तो चलिए मैं इसको भी देख लेता हूं कि अशोधित मृत्यु दर क्या होता है डियर। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। तो किसी क्षेत्र या प्रदेश के कुल जनसंख्या के उनके प्रति हजार जनसंख्या पर किसी एक वर्ष का कुल मृतकों की संख्या बताता है, उसे अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, जिसे प्रति हजार में प्रदर्शित, यानी कि प्रति हजार में प्रदर्शित का मतलब होता है डियर, उसे प्रति हजार संख्या में बताया जाता है डियर। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा डियर कि अशोधित मृत्यु दर क्या होता है डियर, तो इनको चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए अशोधित मृत्यु दर का मतलब होता है डियर कि किसी भी क्षेत्र, यानी कि डियर मान लीजिए किसी एक इलाका है ना डियर, तो उनके कुल जनसंख्या, यानी कि किसी एक इलाका का उनके कुल जनसंख्या का उनके प्रति हजार, यानी कि डियर कुल जनसंख्या के उनके हर 1000 जनसंख्या पर है ना डियर किसी भी एक वर्ष का मृतक को, यानी कि जो व्यक्ति मर चुका है डियर उनकी संख्या को बताता है ना, उसे ही अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, जिसे प्रति हजार में क्या प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसे प्रति हजार संख्या में क्या बताया जाता है डियर, तो उसे हम लोग अशोधित मृत्यु दर कहते हैं डियर। अब सिंपल से याद रखिएगा डियर, अशोधित मृत्यु दर का मतलब होता है डियर कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के है ना उनके कुल जनसंख्या, यानी कि उनके टोटल जनसंख्या के उनके प्रति हजार जनसंख्या पर, यानी कि उनके हर 1000 जनसंख्या पर किसी एक वर्ष का जो कुल मृतक हो, यानी कि कुल उनके मृतकों की संख्या को बताता है, उसे ही हम लोग अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, यानी कि CDR, यानी कि क्रूड डेथ रेट कहते हैं, जिसे क्या प्रति हजार संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। जिसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो चलिए इसका हम सूत्र देख लेते हैं। तो किसी एक वर्ष के, यानी कि किसी भी एक वर्ष के कुल मृतकों की संख्या आपको देना है, यानी कि जो लोगों का किसी एक वर्ष में क्या देहांत हो गया उनकी संख्या को देना है, और उसी वर्ष की कोई, यानी कि उसी वर्ष का किसी एक क्षेत्र की, यानी कि कुल जनसंख्या देना है और गुणने में आपको क्या हजार कर देना है डियर। तो किसी भी क्षेत्र का डियर CDR, यानी कि क्रूड डेथ रेट आपको निकल जाएगा डियर। मैं आपको इन सभी के बारे में डियर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में डिटेल से बताया डियर। अगर आपको नहीं समझ में आता होगा डियर, तो पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा। तो चलिए डियर, फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है ना वो क्या होता है डियर, उनकी संख्या को क्या परिभाषित कीजिए। यानी कि जनसंख्या वृद्धि को आप परिभाषित कीजिए। आपसे सिंपल से पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है डियर, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी प्रदेश या क्षेत्र के दो समय के अंतरालों के बीच जनसंख्या की संख्या में परिवर्तन होता है, उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि डियर आप सिंपल से याद रखिएगा, वृद्धि का मतलब क्या होता है डियर, बढ़ना। यानी कि डियर जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है डियर कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब आप सिंपल से याद रखिएगा डियर कि किसी भी प्रदेश, यानी कि डियर किसी भी क्षेत्र या एरिया क्या है ना डियर उनके, यानी कि दो समय, यानी कि उनके दो समय के अंतरालों, यानी कि मान लीजिए डियर दो समय के अंतरालों के बीच में जो जनसंख्या के, यानी कि जनसंख्या के संख्या, यानी कि जनसंख्या के है ना उनकी जो संख्या में जो परिवर्तन होता है डियर उसे ही हम लोग क्या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे डियर जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.70 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी 121.2 करोड़ थी डियर। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है डियर कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के डियर उनके दो समय, यानी कि डियर उनके दो समय के अंतरालों के बीच में जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ना डियर, उससे ही हम लोग
जनसंख्या वृद्धि कहते हैं डेर। अब आपको समझ में आ गया होगा डेर कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है डेर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डेर, प्रवास को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो माइग्रेशन है नहीं, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है माइग्रेशन को परिभाषित कीजिए, यानी कि प्रवास के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका मतलब है यानी कि प्रवास, यानी कि इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान यानी कि एक स्थान से है नहीं, एक स्थान को यानी कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। यानी कि प्रवास का मतलब क्या होता है डेर, तो प्रवास का मतलब सिंपल से आप याद रखिए, प्रवास का मतलब यही होता है डेर कि जब कोई व्यक्ति यानी कि मान लीजिए मैं जब ये अपने स्थान को यानी कि जब मैं वर्तमान में जहाँ पर जो रह रहा हूँ डेर, तो इस स्थान को है ना छोड़कर यदि मैं दूसरे स्थान पर चले जाऊंगा डेर, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या प्रवास कहते हैं डेर। तब आपको समझ में आ गया होगा डेर कि प्रवास किसे कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन हम देख लेते हैं डेर, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा यानी कि जब कोई व्यक्ति यानी कि जब कोई लोग या उनके लोग के जो समूह होता है डेर, उनके द्वारा है ना अपने निवास स्थान यानी कि अपना मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे यानी कि किसी भी नए स्थान पर जाते हैं तो उसे ही क्या प्रवास कहते हैं। तो प्रवास का आपका मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल याद रखिएगा डेर, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं ना तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रवास यानी कि माइग्रेशन कहते हैं। तब आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा डेर कि प्रवास किसे कहते हैं। तो चलिए डेर फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है डेर कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि डेर अब आपसे पूछा जाता है डेर कि राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है डेर, इनके बीच में जो अंतर है डेर उनको आपको बताना है डेर। तो आप समझिए डेर, राष्ट्रीय का मतलब होता है डेर, राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है डेर जब कोई व्यक्ति अपने ही देश में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं डेर, यानी कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के द्वारा है ना जब एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने देश के ही अंदर में जाते हैं डेर, तो हम उसको क्या राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे डेर मान लीजिए मैं आपको बिहार से चला गया दिल्ली, तो एक क्या हो गया राष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा डेर। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है डेर, तो इसका मतलब यह होता है डेर जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी कि जब कोई व्यक्ति डेर अपने देश को यानी कि डेर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जब चले जाते हैं डेर तो उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं डेर। जैसे में डेर मान लीजिए मैं भारत से आपको अमेरिका में रहने के लिए चले जाऊंगा डेर, तो उनको हम लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं डेर। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा डेर। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच निम्न प्रकार के अंतर स्पष्ट, यानी कि राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है उनमें निम्न प्रकार से अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है इनके बारे में। तो जब कोई व्यक्ति अपने ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं तो उसे राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। राष्ट्रीय प्रवास का क्या मतलब होता है, जब कोई व्यक्ति अपने ही देश के अंदर यानी कि अपना देश के अंदर भी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवास करते थे तो उसे हम लोग क्या राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे डेर बिहार से उत्तर प्रदेश, यानी कि जब हम लोग बिहार से यूपी में प्रवास करेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, तो आपको कहा जाएगा राष्ट्रीय प्रवास। या झारखंड से पंजाब, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए झारखंड में अगर वो पंजाब में चला जाएगा हमेशा के लिए रहने के लिए या कुछ समय के लिए रहने के लिए, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उन्होंने यानी कि राष्ट्रीय प्रवास किए हैं डेर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डेर कि राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है डेर। तो आपको कमेंट में आप जरूर लिखिएगा डेर एस सर, यानी कि एस सर जरूर लिखेगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं डेर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने देश के बाहर यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने देश के बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा अपने देश को है न छोड़कर किसी दूसरे देश में, यानी कि जब
कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जब वो प्रवास कर लेते डियर, तो उनको हम लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते डियर। जैसे भारत से जापान और भारत से अमेरिका, यानी कि कोई व्यक्ति भारत से अगर जापान रहने के लिए यानी कि प्रवास करता है तो उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जब भारत से जब कोई व्यक्ति अमेरिका में चले जाएगा डियर, तो हम उनको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे डियर। तो इस प्रकार से डियर आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यानी कि राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच में अंतर होता है। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, अपकर्ष कारक से क्या अभिप्राय है। यानी कि डियर जो प्रवास के यानी कि अपकर्ष कारक होता है, प्रवास का कितने कारक, दो, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। तो वही पूछा जाता है डियर कि अपकर्ष कारक से है ना क्या अभिप्राय, यानी कि आपसे पूछा जाता है डियर कि अपकर्ष कारक को है ना आपको उदाहरण समेत बताना है डियर। इससे इनमें यानी कि अभिप्राय का मतलब आपको सीधे से समझना है कि अपकर्ष कारक के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए इनका उत्तर देखते हैं। तो वे सभी कारक जो किसी व्यक्ति को अपने निवास स्थान से ज़्यादा किसी नए स्थान पर बसने के लिए यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे प्रवास के अपकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक में क्या होता है डियर कि वह यानी कि डियर अपकर्ष कारक में है ना वो सभी कारक सम्मिलित होते हैं डियर जो किसी भी व्यक्ति को है ना अपने मूल स्थान से डियर किसी भी दूसरे नए स्थान पर बसने के लिए आकर्षित यानी कि अपनी ओर जो खींचता है ना डियर, उसे हम लोग प्रवास के अपकर्ष कारक कहते हैं डियर। जैसे में डियर रोजगार के अवसर, एक क्या हो गया, अपने जो व्यक्ति जो रोजगार के अवसर हो गया, चिकित्सा सुविधा हो गया, नगरीकरण हो गया डियर। तो इन सब में क्या होता है डियर, तो व्यक्ति को है ना अपने निवास स्थान से यानी कि जो जहाँ पर जो यानी कि रोजगार मिलता है डियर, तो क्या अपनी ओर आकर्षित करता है यानी कि अपने ओर खींचता है ना डियर, उससे हम लोग क्या अपकर्ष कारक कहते हैं डियर। तो प्रवास के अपकर्ष कारक के क्या अभिप्राय है डियर, तो आप समझ लीजिए एक बार फिर से। तो वे सभी कारक यानी कि डियर प्रवास के है ना वे सभी कारक यानी कि डियर जैसे में मान लीजिए रोजगार के अवसर, अच्छी शिक्षा हो गया, चिकित्सा सुविधाएं हो गया, तो इन सब यानी कि सभी कारक जो किसी भी व्यक्ति को अपना निवास स्थान यानी कि अपना मूल स्थान से है ना ज़्यादा किसी नए स्थान पर यानी कि जहाँ पर नए स्थान का मतलब आप समझिए जहाँ पर रोजगार के अवसर हो या नगरीकरण हो या अच्छी शिक्षा हो डियर, तो उन पर है ना बसने के लिए अपनी ओर आकर्षित यानी कि अपनी ओर जो खींचता है ना डियर आकर्षित करता है, उसे ही हम लोग प्रवास के अपकर्ष कारक कहते हैं डियर। तब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि अपकर्ष कारक क्या होता है डियर इनके बारे में। तो चलिए डियर फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, अशोधित जन्म दर की गणना कैसे की जाती है। यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है डियर कि अशोधित जो जन्म दर है ना डियर उनके बारे में आपको बताना है डियर। अशोधित जन्म दर क्या होता है यानी कि डियर क्रूड बर्थ रेट के बारे में आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर देता हूँ डियर। अशोधित जन्म दर के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि अशोधित जन्म दर है ना उनकी गणना यानी कि अशोधित जन्म दर की गणना कैसे किए जाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो किसी क्षेत्र या प्रदेश के कुल जनसंख्या के उनके प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी एक वर्ष का कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को बताता है, उसे अशोधित जन्म दर कहते हैं, जिसे प्रति 1000 संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अशोधित जन्म दर का मतलब क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र यानी कि मान लीजिए कोई क्षेत्र हो या कोई राज्य हो कोई या कोई इलाका है ना, तो उनके कुल जनसंख्या यानी कि उनके टोटल जनसंख्या है ना, यानी कि उनके टोटल जनसंख्या के उनके प्रति 1000 संख्या यानी कि उनके प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी एक वर्ष यानी कि किसी भी एक वर्ष का कुल जीवित यानी कि उनके कुल जीवित जन्म यानी कि कुल जीवित बच्चों की संख्या को बताता है, उसे ही अशोधित जन्म दर कहते हैं, जिसे क्या प्रति 1000 संख्या में प्रदर्शित यानी कि जिसे प्रति 1000 संख्या में बताया जाता है डियर। तो अशोधित जन्म दर का सिंपल से आप याद रखिएगा डियर कि अशोधित जन्म दर हमें यह बताता है डियर कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के है ना किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के उनके कुल जनसंख्या के उनके प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी एक वर्ष की
कुल जीवित बच्चों की संख्या को बताता है, उसे ही अशोधित जन्म दर कहते हैं डियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि अशोधित जन्म दर क्या होता है डियर। चलिए मैं इसका देख लेता हूँ डियर सूत्र, यानी कि अशोधित जन्म दर निकालने का सूत्र क्या होता है डियर। तो CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट के, यानी कि क्रूड बर्थ रेट। तो किसी एक वर्ष के कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और उसी वर्ष का किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और गुने में आपको 1000 कर देना है डियर। अगर आप इसमें भाग गुना कीजिएगा डियर तो आपको अशोधित जन्म दर निकल जाएगा डियर। मैं आपको इसमें ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में डियर इनके बारे में है ना डिटेल से बताया हूँ डियर, समझा कर भी और उदाहरण सहित बताया हूँ डियर कि इस यानी कि क्रूड बर्थ रेट क्या होता है डियर। तो और इसे कैसे निकाला जाता है मैं निकाल कर भी आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया हूँ। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे डियर तो इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में जियोग्राफी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, उस पर आप क्लिक करके डियर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का क्या है यानी कि एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं डियर। चलिए डियर फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2-3 घटकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डियर कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन जो परिवर्तन होता है डियर उनके कम से कम कितने 2-3 घटकों की व्याख्या कीजिए, अथवा जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से डियर। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है डियर, यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा जाता है डियर कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक के नाम बताइए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम है ना 2-3 घटकों के बारे में, यानी कि बताइए कि जनसंख्या परिवर्तन किन किन घटकों के कारण होता है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है ना मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं जो निम्नलिखित है डियर। पहला क्या है, अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड डेट, यानी कि क्रूड बर्थ रेट, यानी कि क्रूड बर्थ रेट बताता है। और दूसरा क्या बताता है डियर, क्रूड डेट रेट, यानी कि क्रूड डेट रेट आपको क्या बताता है, ये मृत्यु दर बताता है डियर, यानी कि ये मृत्यु दर। और तीसरा प्रवास यानी कि माइग्रेशन, ये आपको जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2-3 घटकों की व्याख्या के बारे में बताया है। या जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2-3 घटक के नाम आपको लिखना है और इनके बारे में इनका डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा डियर। अगर आपसे डियर 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछे तो आप इसका सिर्फ नाम देकर भी छोड़ सकते हैं या इसका कुछ डिफिनेशन भी लिख सकते हैं डियर कि अशोधित जन्म दर के बारे में और अशोधित मृत्यु दर के बारे में और प्रवास के बारे में, इन तीनों का आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं याद रहेगा डियर। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया डियर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, प्रवास के यानी कि डियर प्रवास के है ना 2 प्रतिकर्ष कारकों के बारे में आपसे पूछा जाता है, यानी कि प्रवास के है ना 2 प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से डियर उनके बारे में आपसे पूछा जाता है डियर। तो प्रवास के 2 यानी कि प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारकों के नाम आपको बताना है डियर। तो चलिए मेरे पहले हम देख लेते हैं डियर प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, यानी कि प्रतिकर्ष कारक हम लोग किससे कहते हैं। तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक में वे सभी कारकों को सम्मिलित, यानी कि प्रवास के है ना प्रतिकर्ष कारक में वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी व्यक्ति को है ना डियर अपने निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। यानी कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक में डियर वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं, यानी कि वो सभी कारक इसमें जुड़े होते हैं ना डियर जो किसी भी व्यक्ति को क्या अपने निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर यानी कि बाध्य कर देता है डियर। जैसे में डियर बेरोजगारी क्या हो गया, प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक हो गया। प्राकृतिक आपदा और रहन सहन की निम्न दशाएं डियर, तो ये सब क्या है, यानी कि ये सब मनुष्य को अपनी निवास स्थान छोड़ने के लिए क्या मजबूर कर देते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ पर कितनी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपको प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारक के नाम निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं, ये आपको डियर प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारक के नाम है। और यहाँ पर आपको हम बताए डियर प्रतिकर्ष कारक के बारे में। तो चलिए डियर एक क्वेश्चन आपका डियर द एंड हुआ। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर
जन्म दर यानी कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर कीजिए। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि जन्म दर क्या होता है, यानी कि अशोधित जन्म दर के बारे में और अशोधित मृत्यु दर के बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया है। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे डियर तो आप जन्म दर के बारे में इस प्रकार से दो यानी कि इस प्रकार से आपको दंड खींच देना है और यहाँ पर आपको जन्म दर के बारे में लिख देना है और यहाँ पर आपको मृत्यु दर के बारे में लिख देना है और आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा डियर। तो चलिए मैं इसका उत्तर देखता हूँ डियर कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया है डियर। तो चलिए मैं देखता हूँ जन्म दर यानी कि डियर यहाँ पर आपको जन्म दर यानी कि बर्थ रेट के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर आपको डियर मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट के बारे में लिखा गया है। तो जन्म दर किसी क्षेत्र भी यानी कि जन्म दर है ना, जन्म दर किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या बढ़ता है यानी कि जन्म दर से है ना, यानी कि जन्म दर से क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ता है। यानी कि जब किसी भी क्षेत्र में जब जन्म होगा तो उस क्षेत्र का क्या जनसंख्या बढ़ेगा और मृत्यु दर से किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या कम होता है। यानी कि जन्म दर से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या क्या बढ़ता है और मृत्यु दर से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या क्या कम होता है। जन्म दर को नियंत्रण किया जा सकता है यानी कि जब जन्म दर होता है ना तो उनको नियंत्रण किया जा सकता है, मृत्यु दर को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। मृत्यु दर को नियंत्रण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन जन्म दर को आपको नियंत्रण किया जा सकता है। या प्रति हजार यानी कि जन्म दर है ना प्रति हजार व्यक्तियों पर है ना एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों बच्चों की संख्या को क्या बताता है। यानी कि जन्म दर क्या बताता है, तो यह प्रति हजार व्यक्तियों पर है ना किसी एक वर्ष या किसी 2 वर्ष के होने वाले है ना जीवित यानी कि जीवित जन्मों बच्चों की संख्या को क्या बताता है। और मृत्यु दर क्या बताता है, तो ये भी प्रति हजार व्यक्तियों पर किसी यानी कि 1 वर्ष में होने वाले मृतकों की संख्या को बताता है डियर। तो इस प्रकार से आपको जन्म दर और मृत्यु दर में आपको अंतर स्पष्ट किया गया है डियर। अगर आपसे डियर एग्जाम में भी पूछे अंतर स्पष्ट के बारे में तो आपको इसी तरीके से डियर आपको क्वेश्चन आपको लिखना है डियर, यानी कि आंसर देना है। किस तरीके से आपको आंसर देना है, तो इसी तरीके से आपको बीच यानी कि कॉपी के आपको दंड यानी कि कॉपी के आपको पन्ने में बीचे बीचे आपको दंड पार देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है जन्म दर और यहाँ पर आपको मृत्यु दर और इसी प्रकार से आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको डेर जन्म दर और मृत्यु दर में आपको अंतर स्पष्ट किया गया है। तो चलिए डेर फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। यानी कि अब आपसे वही क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है डियर कि प्रवास के है ना उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल के में है ना विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में निम्न प्रकार से विभेद यानी कि निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं डियर। पहले क्या है डियर उद्गम स्थल यानी कि उद्गम स्थल प्रवास का उद्गम स्थल क्या होता है डियर, इनके बारे में हम देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान या निवास स्थान को छोड़कर दूसरे नए स्थान पर चले जाते हैं तो उनके लिए उनका निवास स्थान उद्गम स्थान कहलाता है। यानी कि उद्गम स्थल किससे कहते हैं या स्थान, तो जब कोई व्यक्ति यानी कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान यानी कि अपने निवास स्थान को छोड़कर है ना डियर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते डियर, तो जिस स्थान को है ना वो छोड़कर जाते डियर तो वो स्थान उनके लिए क्या हो जाता है डियर उद्गम स्थान बन जाता है। यानी कि डियर वो उद्गम स्थान कहलाता है डियर। तब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि उद्गम स्थल यानी कि उद्गम स्थान क्या होता है डियर प्रवास के। और दूसरा क्या गंतव्य स्थान, जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर डियर दूसरे नए स्थान पर चले जाते हैं तो वह स्थान उनके लिए गंतव्य स्थान कहलाते हैं डियर। आप सिंपल से याद रखिएगा डियर गंतव्य स्थान का मतलब होता है डियर जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान या अपने जो जन्मभूमि का है जो यानी कि जहाँ पर वो प्रतिदिन से रहते हैं डियर उस स्थान को है ना छोड़कर जब दूसरे नए स्थान पर यानी कि जब किसी भी नए स्थान पर वो चले जाते हैं बसने के लिए डियर तो वो नया स्थान है ना डियर उनके लिए वो स्थान क्या कहलाता है
गंतावस्थान कहलाते हैं। और उद्गम स्थान जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी भी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जिस स्थान को है ना छोड़ कर जाते हैं तो वो स्थान उनके लिए उद्गम स्थल कहलाते हैं। और जिस स्थान पर वो जाकर रहते हैं, यानी कि नए स्थान पर जाकर जब रहते हैं तो उनके लिए वह स्थान गंतावस्थान कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रवास के है ना उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल में विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट किया गया है। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है ना आपको बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है ना आपसे दो तरीकों से पूछा जाता है। पहला तरीका क्या, तो जननांकिकी संक्रमण के 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, यानी कि जो हम लोग जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत है ना उनके क्या 3 अवस्था को विवेचना कीजिए। अथवा यानी कि दूसरा तरीका से भी पूछा जाता है कि जननांकिकी सिद्धांत यानी कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना। सिंपल से आपसे पूछा जाता है कि जननांकिकी जो सिद्धांत है ना उनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर देख लेता हूँ। तो इसका उत्तर यह है कि यह सिद्धांत हमें यह बताता है, यानी कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत है ना हमें यह बताता है कि जैसे जैसे ही किसी प्रदेश या मानवीय समाज है ना ग्रामीण यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से खेतिहर तथा अशिक्षित अवस्था से यानी कि अशिक्षित, यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है अशिक्षित अवस्था से है ना उन्नति करके नगरी यानी कि औद्योगिक तथा साक्षर बनता यानी कि बनता जाता है, वैसे वैसे उस प्रदेश में मिलने वाले उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर दोनों में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन 3 अवस्था में होते हैं, यानी वो जो परिवर्तन होते हैं ना वो 3 अवस्था में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकिकी चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जननांकिकी चक्र भी कहा जाता है। तो अब चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं, यानी कि फिर से आप समझिए ये आपको था जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत। अगर आपसे पूछे तो ये भी लिखिएगा, और मैं इसका 3 अवस्था होता है उनको भी आपको लिखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था के बारे में विवेचना कीजिए, तो आपको सिर्फ इनकी 3 अवस्था यानी कि जो इनके 3 अवस्था होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अगर वो भी लिख देते तब पर भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम इनके देखते हैं जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्था को बारे में हम देखते हैं। तो जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था है जो निम्न है। तो प्रथम अवस्था यानी कि प्रथम अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च एक साथ देखने को मिलता है, यानी कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है ना प्रथम अवस्था में क्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों एक साथ देखने को क्या मिलता है। और इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होता है, यानी कि जननांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में क्या उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर देखने को मिलता है। और इस अवस्था में है ना देश की यानी कि किसी भी प्रदेश या राज्य की अधिकांश जो जनसंख्या है वो क्या कृषि कार्यों में संलग्न यानी कि कृषि कार्यों में वो लोग लगे होते हैं तथा बड़े परिवार का सोच रखता है, यानी कि बड़े परिवार का मतलब होता है कि बड़े फैमिली का वो लोग सोच रखते हैं। दूसरी ओर इस अवस्था में अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, यानी कि प्रथम अवस्था में है ना अधिकांश लोग अशिक्षित यानी कि बिना पढ़े लोग होते हैं तथा प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है, यानी कि इस अवस्था में किसी भी देश है ना जो इस अवस्था में रहता है तो इनको टेक्नोलॉजी है ना निम्न स्तर यानी कि इनके टेक्नोलॉजी निम्न स्तर का होता है, जिसके कारण इस अवस्था में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर दोनों देखने को मिलता है। आज से यानी कि वर्तमान समय से
200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे डियर। यानी कि डियर अभी भी डियर मान लीजिए जो देश अल्प विकसित देश है ना डियर, तो इसी अवस्था में यानी कि डियर जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में ही उसे गिना जाता है। और जो विकासशील देश है डियर, तो उसे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में गिना जाता है। जैसे जैसे डियर हमारा भारत देश है ये विकासशील देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया, सऊदी डियर यानी कि ईरान हो गया, तो सब क्या विकासशील देश है। तो इनको है ना जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की आपको दूसरी अवस्था में गिना जाता है डियर। तो चलिए प्रथम अवस्था देख लिया, हम देखते हैं आप डियर दूसरी अवस्था यानी कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में क्या होता है। तो इस अवस्था के प्रारंभ समय में यानी कि डियर द्वितीय अवस्था के ना शुरुआती समय में ढेर ऊंच यानी कि जन्म दर है ना ऊंच रहता है। यानी कि द्वितीय अवस्था में जन्म दर क्या ऊंच रहता है, लेकिन समय के साथ साथ इनमें धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाता है। यानी कि इनमें धीमी गति से है ना यानी कि मंद गति, धीमी गति यानी कि थोड़ा धीमी धीमी से क्या शुरुआत यानी कि गिरावट यानी कि इनमें कम जन्म दर होने लगता है। स्वास्थ्य संबंधित दशाओं में सुधार के कारण जन्म दर से अधिक मृत्यु दर में तेजी से गिरावट का अनुभव किया जा सकता है। यानी कि इस अवस्था में न कि नए नए टेक्नोलॉजी का खोज हो जाता है डियर, तो उनके कारण इस दूसरी अवस्था में डियर जन्म दर से यानी कि जन्म दर से अधिक यानी कि जन्म दर से अधिक मृत्यु दर में न तेजी से है न गिरावट शुरू का अनुभव यानी कि जन्म दर से है न ज़्यादा है न मृत्यु दर में क्या गिरावट होने लगता है डियर, जिसके कारण इस अवस्था में जनसांख्यिकी यानी कि इस अवस्था में जनसंख्या है न तीव्र से वृद्धि करता है डियर। और वर्तमान समय में डियर जितने भी जो विकासशील देश है डियर ये जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की दूसरी ही अवस्था में उसको माना जाता है यानी कि रखा जाता है। तो ये था डियर आपको जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का दूसरी अवस्था था। और चलिए मैं फिर तीसरी अवस्था के बारे में इनके देखते हैं। तो इनका तीसरी अवस्था क्या है यानी कि तृतीयक अवस्था यानी कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का तृतीयक अवस्था के बारे में हम देखते हैं। तो इस अवस्था में डियर यानी कि इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर यानी कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में तीव्र से ही गिरावट आ जाता है। यानी कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है ना इस अवस्था में क्या होता है जन्म दर में भी और मृत्यु दर में भी तेजी से क्या गिरावट आ जाता है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाता है या धीमी गति से वृद्धि करता है। यानी कि मंद गति से यानी कि बहुत धीमी धीमी गति से इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि करता है। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित यानी कि शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं तथा इनका प्रौद्योगिकी स्तर ऊंच हो जाता है। सभी जनसंख्या छोटे परिवार का सोच रखता है। यानी कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के तृतीयक अवस्था में क्या होता है तो इस अवस्था में उच्च जन्म दर और यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों में क्या तेजी से गिरावट शुरू आ जाता है और इनमें जनसंख्या स्थिर यानी कि धीमी गति से वृद्धि करता है। और अधिकांश जनसंख्या इस समय डियर यानी कि इस अवस्था में है ना शिक्षित हो जाता है और इनका जो प्रौद्योगिकी स्तर है डियर ऊंच यानी कि इनके टेक्नोलॉजी है ना ऊंच हो जाता है तथा इनका जनसंख्या यानी कि इस अवस्था में जो भी जनसंख्या होता है छोटे परिवार का सोच रखता है डेट। तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का डेट तृतीयक अवस्था में अभी कौन सा देश है, जैसे अमेरिका हो गया, आपको क्या हो गया अमेरिका हो गया, जापान हो गया डियर, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब आपको डियर जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की आपको तृतीयक अवस्था में गिना जाता है डियर। तो इससे भी आप याद रखिएगा। तो ये था डियर आपको जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था। तो चलिए डियर फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, ये भी आपका VVI ऑब्जेक्टिव यानी कि VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है डियर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से, यानी कि जनसंख्या जो परिवर्तन यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक यानी कि जियोग्राफी फैक्टर के बारे में आपसे पूछा जाता है। या विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 या 4 भौगोलिक कारकों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या डियर यानी कि अथवा इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले
करने वाले भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भौगोलिक कारक के बारे में आपसे पूछा जाता है डियर, सिंपल से, यानी कि जियोग्राफी फैक्टर के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए मैं इसका उत्तर देखता हूँ डियर। विश्व में, यानी कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक का उल्लेख निम्नलिखित है। यानी कि विश्व में है ना भौगोलिक, यानी कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले यानी कि इफेक्ट देने वाले भौगोलिक कारक का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला क्या है, जल की उपलब्धता, यानी कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत आपको क्या आता है, जल की उपलब्धता। तो जिन क्षेत्र या प्रदेश में आसानी से जल प्राप्त नहीं होता, यानी कि जिन प्रदेश, यानी कि मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पर आसानी से जल प्राप्त नहीं होता है, तो उस क्षेत्र से, यानी कि उस क्षेत्र से व्यक्ति पलायन करके यानी कि पलायन करके जिन क्षेत्रों में आसानी से जल प्राप्त होता है तो उस क्षेत्र में आ जाता है, और वह क्षेत्र सघन बस क्षेत्र बन जाता है। यानी कि जब जल की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित कैसे करता है, तो मान लीजिए जिन क्षेत्र में जल की उपलब्धता आसानी से नहीं होता है तो उन क्षेत्र से क्या जनसंख्या, यानी कि प्लानिंग करके क्या जिन क्षेत्र में जहाँ पर जल की उपलब्धता आसानी से होता है तो उन क्षेत्र में जनसंख्या पलायन करके चले आते हैं, जिसके कारण उन क्षेत्र में, यानी कि जिन क्षेत्र में आता है लोग पलायन करके, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, सघन वसित क्षेत्र हो जाता है डियर। इस प्रकार से ये जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है डियर। तो दूसरा क्या है डियर, भू आकृति, यानी डियर भूमि का आकार, यानी कि भूमि का आकार। तो लोग पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र से ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में बसना चाहता है। भूमि का आकार, भू आकृति का मतलब भूमि का आकार। तो लोग क्या है, पहाड़ी तथा पर्वतीय, यानी कि पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र से ज़्यादा किस मैदानी क्षेत्र, यानी कि समतल भूमि में है ना बसना चाहता है, क्योंकि यह क्षेत्र परिवहन निर्माण, यानी कि परिवहन का मतलब यानी कि सड़क के निर्माण, उद्योग स्थापना आदि के लिए अनुकूल होता है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्र से अपेक्षा मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाया जाता है ढेर। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं ढेर कि जनसंख्या परिवर्तन, यानी कि जनसंख्या वितरण और परिवर्तन को प्रभावित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या ढेर, भू आकृतिक भी। और तीसरा क्या है, जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। तो जिन क्षेत्र का जलवायु समशीतोष्ण, यानी कि न तो अधिक गर्म हो न ही अधिक ठंडक हो, ऐसा जलवायु जिन क्षेत्र में होता है वह क्षेत्र सघन वसित क्षेत्र होता है। जिन क्षेत्र का जलवायु समशीतोष्ण नहीं होता है तो उस क्षेत्र में विरल वसित जनसंख्या होता है। जैसे में मान लीजिए हमारे भारत देश का जलवायु कैसा है, तो समशीतोष्ण जलवायु है। जैसे चीन का जलवायु कैसा है, तो समशीतोष्ण। तो इन देश में भारत में और चीन में क्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको भारत देश में और चीन देश में ही निवास करता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिन क्षेत्र, यानी कि क्लाइमेट, यानी कि जलवायु है ना, जनसंख्या वितरण को, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला है ना एक सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो जलवायु भी है। और चौथा क्या है, मिट्टिया, यानी कि मिट्टी। जिन क्षेत्र का मिट्टिया कृषि योग होते हैं, यानी कि जिन क्षेत्र का मिट्टी है ना कृषि योग होते हैं, उन क्षेत्र में जनसंख्या अधिक सघन विषय मिलते हैं। यानी कि जिन क्षेत्र की जनसंख्या सघन, यानी कि जिन क्षेत्र का मिट्टिया कृषि योग होते हैं तो उन क्षेत्र में क्या होता है, तो जनसंख्या अधिक सघन, यानी कि जनसंख्या वहाँ पर क्या अधिक सघन बसे का मतलब वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये चारों महत्वपूर्ण, यानी कि चारों भौगोलिक कारक है ना जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले में से एक महत्वपूर्ण कारक है ढेर। तो इस प्रकार से हम देख लिए ढेर कि जनसंख्या वितरण और, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से ढेर। तो आप याद रखिएगा ढेर, एक आपको जल की उपलब्धता, दूसरा रखिएगा भू आकृतिक, यानी कि भूमि का आकार,
तीसरा रखिएगा जलवायु और चौथा रखिएगा मिट्टी। और इनके बारे में आपको लिख देना और इस क्वेश्चन का डियर यानी कि आंसर बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ डियर इस चैप्टर का द एंड होता है डियर। अगर डियर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, बिना एक भी पैसा लिए हुए डियर। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं डियर तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए डियर, वहीं पर मैं इसका PDF डाउनलोड कर दूंगा डियर। तो तब तक के लिए डियर आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता है डियर अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।